हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम पाठ 3 पढ़ने वाले हैं, वाह रे हमदर्द, और इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी, और यह एक हास्य व्यंग्य निबंध है। स्टार्ट करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यहाँ कवि बता रहे हैं कि कवि एक दिन पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे, तभी सामने से एक कार आ रही थी और भाषण के प्रभाव से उनकी साइकिल को अधिक जोश आया या फिर कार को ज़्यादा गुस्सा आया, यह कवि निश्चित रूप से नहीं बता सकते। मतलब कवि इसमें श्योर नहीं है। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यहाँ लेखक बता रहे कि जब मेरी साइकिल और वो कार आमने सामने आई तो विरोधियों की तरह, दुश्मनों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से, नफरत की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़ी, मतलब टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं खामोखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। कवि बता रहे कि मैंने खामोखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यहाँ कवि व्यंग्यात्मक ढंग से बता रहे हैं कि जब मैं आ रहा था तो भाषण सुनकर तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद इंसानियत अब भी जिंदा है, यह बताने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े जब उनका एक्सीडेंट हो गया लेखक का। तो उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है, आँख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द मतलब चारों ओर कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। मतलब मेरे चारों ओर कुछ जाने पहचाने लोग और कुछ अनजान लोग खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता, मतलब क्यूरियोसिटी, उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब दे रहा था, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका था। कवि यहाँ पे व्यंग्यात्मक ढंग से बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, जब लेखक की आँख खुली और उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो वो जो आदमी है वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहा था कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे सब आंसर कर रहे थे वो लेखक को। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। लेखक उसके बाद अपने टांगों की ओर देखे। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। तभी लेखक बता रहे हैं कि मेरे दिमाग में नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। लेखक बता रहे हैं कि उनके दिमाग में एक ये मुहावरा का जन्म हुआ। टांग टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, और सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक क्या करते हैं, काँप उठते हैं, डर जाते हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है। अस्पताल को लेखक खतरनाक शब्द मानते हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर बीमार व्यक्ति जाते हैं और फिर दवा खाना पड़ता है, वहाँ एडमिट भी हो जाते हैं। जो सही सलामत नहीं रहते हैं वो लोग ही अस्पताल में जाते हैं, इसलिए लेखक अस्पताल को ही एक खतरनाक शब्द मानते हैं। यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। मतलब सार्वजनिक अस्पताल में अगर एडमिट करेंगे तो लोगों की जल्दी मतलब मृत्यु भी हो सकती है, वहाँ पे शायद जो फैसिलिटी होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए कवि ऐसे व्यंग कर रहे हैं। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है, सिर्फ एक घटना है, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ही ये क्या है, दुर्घटना है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे, लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं, टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। लेखक सोचने लगे टांग टूटना तो मतलब चलेगा, उनको कोई उसका ज़्यादा उनको टेंशन नहीं है, लेकिन वो सोच रहे कि अब हमदर्दी जताने वाले लोग मुझसे
मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना अधिक परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। वो लोग बार बार आते हैं और जो मरीज रहता है, जो एडमिट है, उसको आराम की ज़रूरत है लेकिन उसका आराम हराम हो जाता है। किस तरह वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है आराम करने की, लेकिन वही मरीज आराम नहीं कर पाता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं। तकलीफ़ देना मतलब वहाँ से लेखक को मिलने जुलने जो लोग आते हैं वो भी मतलब एक तकलीफ़ लगता है क्योंकि उनको अभी आराम की ज़रूरत है, उनका एक्सीडेंट हुआ है तो। लेकिन लोग बिना टाइम के आएंगे और देर देर तक रुकेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बातें करेंगे, तो उस वक्त ये क्या मतलब एक तकलीफ़ देने जैसा लगता है लेखक को कि वो लोग मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, ऐसा लेखक को लगता है। किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो जनरल वार्ड रहता है उसका तो एक नियम, एक निश्चित समय, एक फिक्स समय रहता है, एक टाइम रहता है कि उतने टाइम पर ही जाकर मिल सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट वार्ड है यहाँ पर दिन भर कभी भी आ सकते हैं और मिल सकते हैं, इसलिए लोग दिन भर आते जाते रहते हैं और मिलते रहते हैं और लेखक को आराम करने नहीं मिलता है। लेखक कहते हैं कि ये जो प्राइवेट वार्ड है वो खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों मतलब जाने पहचान वाले लोगों, रिश्तेदारों मतलब रिलेटिव्स, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, कोई समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। ऐसा कवि कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट वार्ड है यहाँ पर तो खुला निमंत्रण है लोगों का कि मतलब कोई परिचित लोग, रिश्तेदार, मित्र, कोई भी आओ, जब चाहें तब आओ, जब टाइम मिले तब आओ। समय का कोई बंधन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि ये समय पे आना है, ये समय पे नहीं आना है। जब जी चाहे, जब फ्री हो तब आओ, और लेखक बोल रहे और तब तकलीफ़ दो। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। लेखक का मानना है कि ये जो परिचित लोग रहते हैं, रिश्तेदार वगैरह, ये लोग हमदर्दी भी जता लेंगे। हमदर्द मतलब जो हमारे दुख दर्द बांटता है, हमसे हमदर्दी रखता है, हमारा मतलब हमारे सुख दुख में हमारे दर्द को बांटता है। यहाँ पर लेखक बता रहे कि मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। कि जैसे उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोग आएंगे मुझसे मिलने, हमदर्दी जताने और मतलब बदले का बदला, जैसे कभी उनको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर एडमिट होंगे तो लेखक उनसे मिलने गए होंगे, तो वो अपना बदला भी ले लेंगे, वो भी पूरा कर देंगे और हमदर्दी भी जता लेंगे। जैसे ही उनका ख्याल आया लेखक के मन में, लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनके टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। कवि यहाँ पे व्यंग्यात्मक ढंग से बता रहे कि सबसे पहले मुझसे मिलने वो लोग आए जिनका कुछ ना कुछ टूटने पर, टांग या कुछ और टूटने पर मैं उनसे मिलने गया था। मानो जैसे वो इंतज़ार कर रहे थे कि आप मतलब मेरा टांग भी टूटे और वो लोग मुझसे मिलने आए, और उनके हमदर्दी में एक ख़ास बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले आकर जगा देते हैं। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, मतलब खास करके वे लोग जो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने आते हैं। हमदर्दी मतलब जताना, हमदर्दी मतलब सहानुभूति। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। जो मरीज है उससे कोई उनको सहानुभूति नहीं रहती है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने, सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आते हैं कि मैं आपसे, जब आपकी टांग टूटी थी तो मैं आपसे मिलने आया था। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आ जाए, मैं अपना आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऐसा लेखक ने एक दिन डिसाइड किया। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो वे कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेखक को जगाने के लिए जो ऑफिस के बाबू आए थे वो लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किए।
फिर जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैं दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली मैंने दर्द के मारे चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज भी कोई दुर्घटना होगी। यहाँ लेखक बता रहे कि उनके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे उनके जो ऑफिस के बाबू हैं वो आए और लेखक को अपना चेहरा दिखाए बिना जाएंगे तो ना आने के बराबर होगा, इसलिए वो लेखक को ज़बरदस्ती उनके दर्द टूटे हुए हिस्सों को दबाकर उनको जगाकर अपना चेहरा दिखाकर उनका हाल पूछकर कि अब दर्द कैसा है फिर जाते हैं। उसके बाद जब फुर्सत मिलता है, जब टाइम मिलता है तो मोहल्ले की जो सोनाबाई है वो अपने 4 बच्चों के साथ, सोनाबाई के कितने बच्चे, 4 बच्चे, अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका जो अंदाज था कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर में बच्चों को बंदर दिखाते हुए, जैसे चिड़ियाघर में बच्चों को बंदर दिखाते मतलब जैसे चिड़ियाघर में बच्चों से कहा जाता है यह देखो बंदर, उसी अंदाज में जो सोनाबाई थी वो अपने बच्चों को बोल रही थी, ये देखो चाचा जी। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। बच्चे सब वहाँ पे खेलने लगे, एक कहाँ चढ़ा कुर्सी पर तो दूसरा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इससे पहले कि उसे मना करता, लेखक बता रहे कि जब मैं इससे पहले कि वो बॉक्सिंग करते हुए लड़के को मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, मतलब नीचे गिरा दी। और सोनाबाई ने एक पल के लिए लड़की को घूरा, कुछ टाइम के लिए लड़की को घूरा। फिर हंसते हुए सोनाबाई बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। इतना सब हुआ और फिर उसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और जाते जाते यह कहकर गई कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। लेखक डर गए कि ये वापस आएगी और ये सब वापस इनके बच्चे आकर परेशान करेंगे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते, विशेष करके वे रिश्तेदार जो दूर गांव से मिलने आते हैं। यहाँ पे कवि बता रहे कि जो फॉर्मेलिटी निभाने की हद कर देते हैं, खास करके वे लोग जो दूर होते हैं, गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, औंधा पड़ मतलब अपना मुँह छुपाकर रोने लगा और उस पर मुँह रखकर और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम से चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोते देखकर पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। लेखक बता रहे कि वो गलती से मेरे कमरे में आके रो रहा था। जब उसने नीचे मुंडी अपना सर करके और जब उसने सर उठाया, आंखों से देखा जब लेखक को, तो उसे पता चला कि वो गलत रूम में आ गया है, गलत कमरे में आ गया है। फिर वो चला गया और सेम रोने की आवाज़ में वो बगल वाले कमरे में रो रहा था। और उस टैक्सी वाले को लेखक की पत्नी ने पैसे दे दिए थे। वो जो आदमी आया था लेखक की पत्नी को लगा कि जो आदमी रो रहा है वो लेखक का कोई करीबी रिश्तेदार है। यह समझकर लेखक की पत्नी ने
टैक्सी वाले को उसका पैसे दिए थे, टैक्सी के पैसे दे दिए थे। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। क्या नाम है कवि का? श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। लेखक बता रहे हैं कि उस कवि को देखते ही मैं दूर से ही भाग जाता हूँ, दूर से देखते ही भाग जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, मतलब 10-20 कविताएं सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त था, बिजी था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने यह कविता बनाई। मुझे रात भर नींद नहीं आई, आपके बारे में सोच रहा था, इसी बात पर मैंने इसी विषय पर मैंने कविता बनाई है। यह कहते हुए झोले से कवि ने डायरी निकाली और लगे सुनाने। क्या कविता बनाई थी उन्होंने? असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। कवि ने, जो लेखक है, उन्होंने कवि को जल्दी से चाय पिलाई और कविताएं सुनने का वादा किया उनसे, और उनको बड़ी मुश्किल से उनको जाने के लिए विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो। परिचित मतलब कोई जानने वाला न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हमदर्दी मतलब सहानुभूति जताने वाले, दिखाने वाले। ये लोग कैसे होते हैं? बड़े बेदर्द होते हैं। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि ये सब इतने सारे लोग आते हैं बार बार और कवि को परेशान करते, कोई उन्हें आराम करने नहीं देता है।